गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिएगा, हम लोगों ने कल जो स्टार्ट किए थे न्यूक्लिक एसिड स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो उसी न्यूक्लिक एसिड को हम लोग देखेंगे। डीएनए है एंड आरएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड कर रहे हैं, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो हम जानते हैं कि डीएनए इज द अनब्रांच पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड और आरएनए इज आल्सो इज द अनब्रांच पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी कि किसी तरह कोई ब्रांचिंग नहीं है, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड किससे बना हुआ? तीन चीजों से, नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट, प्यूरिन, पाइरिमिडीन। प्यूरिन जो होता है एडेनिन ग्वानिन होता है, जिसमें कि ये बेस है, और पाइरिमिडीन में ये बेस है, ठीक है। CUT से याद रखेंगे। अब देख लीजिए कि पेंटोज में राइबोस शुगर एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर है। राइबोस शुगर में हमने कल बताए थे कि 2 नंबर कार्बन पे ऑक्सीजन अगर रहेगा तो राइबोस शुगर कहेंगे, 2 नंबर कार्बन पे अगर ऑक्सीजन हट जाएगा तो क्या कर देंगे? डीऑक्सीराइबोस कर देंगे। डी मतलब हटना, ठीक है। तो हटना, डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो डीएनए में पाया जाएगा 2 नंबर कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं होगा। और यहाँ पर अगर 2 नंबर कार्बन पे वही चीज लिखे हमने कि 2 नंबर कार्बन पे अगर ऑक्सीजन दे दिए तो राइबोस शुगर ये पाया जाएगा आरएनए में, और 2 नंबर कार्बन पर ऑक्सीजन नहीं है तो क्या पाया जाएगा? डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक है। यहाँ पर अगर ऑक्सीजन दे देंगे तो हो जाएगा क्या? आरएनए में राइबोस शुगर। अगर ऑक्सीजन हटा दिए 2 नंबर कार्बन से तो हो गया डीऑक्सीराइबोस शुगर। इसीलिए डीएनए का नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड पड़ा है, ठीक है, और राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। तो अब देखिए कि हमने डीएनए का जो देखें कि भाई किससे बना हुआ है, तो अनब्रांच पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के बनने से बना हुआ है। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा? शुगर होगा, देखिए यहाँ पर शुगर होगा, फॉस्फेट होगा और नाइट्रोजनस बेस होगा, कोई एक, चार में से। तो डीएनए में चार कौन कौन सा है? तो देखिए एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन होगा। आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल होगा, यानी थायमिन के जगह पर यूरासिल होता है आरएनए में। बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में, डीएनए और आरएनए में, कि भाई डीएनए में जो होता है थायमिन होता है और आरएनए में यूरासिल होता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, यहाँ पर जो शुगर है ये नाइट्रोजनस बेस हो गया और ये फॉस्फेट, ये तीनों मिलाकर के न्यूक्लियोटाइड कर दिए। इधर भी शुगर है, नाइट्रोजन बेस है, फॉस्फेट है, ये तीनों मिला के क्या कर दिया? न्यूक्लियोटाइड। तो ये दोनों को कर दिए क्या भाई? तो न्यूक्लियोटाइड, दोनों तरफ न्यूक्लियोटाइड, यानी एक बेस पेयर कर दिया इसको। इधर भी बेस पेयर हो गया, ये सब भी बेस पेयर, बेस पेयर, बेस पेयर। तो बहुत सारे बेस पेयर होते हैं डीएनए में, है ना, बहुत सारे। यानी एक सेल में कितना बेस पेयर होता है भाई? तो 2n, यानी डिप्लॉयड सेल में जो होता है 6.6 × 10⁹ बेस पेयर होता है ह्यूमन में। ह्यूमन के केस में, यानी डिप्लॉयड सेल में 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने जो बनाए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये इतना ही बेस पेयर बना है, जबकि कितना रहेगा? 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। तो ये चीज हमने देखे, ठीक है। अब देखिए क्या है, इसी चीज ये चीज जो है इस प्रकार से रहता है डीएनए का स्ट्रक्चर। यहाँ 5 प्राइमर एंड है तो इधर 3 प्राइमर एंड, इधर 3 प्राइमर एंड है तो इधर 5 प्राइमर एंड है, ठीक है। अब ये चीज को हमको क्या कर रहे हैं भाई? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में देखना है। अगर शुगर और नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट को देखेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने यहाँ पर बनाया है। मतलब ऐसा ही डीएनए रहता है, एक्चुअल में हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में ऐसा ही रहता है डीएनए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने शुगर बना दिया, शुगर के साथ ही अटैच होगा क्या? फॉस्फेट। शुगर के साथ ही अटैच होगा क्या? नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। तो नाइट्रोजनस बेस हमने यहाँ पर दे दिया। देखिए OH और H हट जाएगा तो यहाँ से H2O निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा, और यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा, जिस बॉन्ड का नाम दे देंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और यहां पर देखिए ये H और OH जैसे यहां से हटाए थे तो ये भी HOH हटेगा तो H2O बन जाएगा, ठीक है। ये H2O रिलीज हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर बॉन्ड बनेगा जिसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही कहेंगे। यहां से देखिए OH हटेगा, या फॉस्फेट, शुगर था, ये फॉस्फेट है, फिर ये शुगर है, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, ऐसे रहेगा, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, ऐसे रहेगा। देख लीजिए आप, यही कहा था बैकबोन ऑफ द डीएनए, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। तो इधर शुगर फॉस्फेट, इधर बीच में नाइट्रोजनस बेस जोड़िए। जब भी ए जुड़ता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड टी के द्वारा, याद रखेंगे, जी जब भी जुड़ता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड सी के द्वारा। सिर्फ डीएनए में होगा, आरएनए में कभी भी, क्योंकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडर होता है, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो डीएनए में ए डबल हाइड्रोजन बॉन्ड टी के द्वारा जुड़ेगा और ग्वानिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड सी के द्वारा जुड़ेगा। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे हमने एक बॉन्ड बनाएंगे, OH और H2O निकालेंगे, OH और H, तो इसका OH निकालेंगे, इसका H। अब बोलेंगे भाई इसका OH क्यों नहीं निकाले सर?
इसका OH इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि फॉस्फेट जो होता है हाईली निगेटिवली चार्ज एटम होता है, ये कभी भी ऑक्सीजन को तुरंत नहीं छोड़ेगा, ठीक है, ये ऑक्सीजन को तुरंत क्या करेगा, रिलीज कर देगा। तो यहां से H2O हटा देंगे, सब जगह से H2O हटाएंगे और बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, इसे कह देंगे फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। यहां से भी H2O हटा देंगे, यहां भी कल आ जाएगा फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। अब देखिए H2O यहां से भी हटाएंगे तो यहां पर भी फॉस्फोइस्टर बॉन्ड बन जाएगा, देख पा रहे हैं आप, यहां भी फॉस्फोइस्टर बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां जहां जहां OH है वो हटा दीजिए, ये OH हट गया, फॉस्फोइस्टर, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा, यहां पर क्या बन जाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। यहां से H2O हटा दिए हैं, देख लीजिए आप, ठीक है। तो यहां पर एक बॉन्ड बनेगा, यहां से H2O हटा दीजिए तो यहां एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। सारा की जगह हमने OH को H2O हटा दिए। तो भाई इसका नाम क्या होगा, इस दोनों को मिला के कर देंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। यहां हो जाएगा ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड, ये हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये क्या है भाई, ये है फॉस्फोइस्टर बॉन्ड, क्या है, फॉस्फोइस्टर बॉन्ड, डाइस्टर नहीं है यहाँ पर, डाइस्टर ये हो जाएगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा, फॉस्फोइस्टर बॉन्ड, ठीक है, ये चीजें हैं। अब देखिए क्या है कि पहले आप देख लीजिए फिर हम लोग देखते हैं इसको, है ना। हाँ तो देखिए अब डीएनए का जो स्ट्रक्चर हम देखें, यहाँ शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट था, इसी को मॉलिक्यूलर फॉर्म में शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट, इधर भी शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट, यहाँ लिख रहे हैं 5 प्राइमरी, इधर लिख रहे हैं 3 प्राइमरी, इधर लिख रहे हैं 3 प्राइमरी, इधर लिख रहे हैं 5 प्राइमरी, एंटी पैरेलल है, देख लीजिए आप। इधर क्या आ जाएगा, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, यानी 5 और 3 हमेशा इधर फ्री मिलेगा, इस साइड, है ना, हमेशा क्या फ्री है इधर। इस साइड देखिए 3 नंबर और 5 नंबर हमेशा फ्री है, इसलिए 5 इधर लिखे तो इधर 3, इधर 3 लिखे तो इधर 5 लिखे, ठीक है। अब देखिए इसका जो विड्थ होता है, यानी कि विड्थ जो होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है, और इसका जो लेंथ होता है 34 एंगस्ट्रॉम। तो 34 एंगस्ट्रॉम डीएनए का लेंथ होता है। इस 34 एंगस्ट्रॉम में क्या होता है, एक सर्किल बनता है, इस प्रकार से डीएनए रहता है, देखिएगा ऐसे करके डीएनए, एक सर्किल ऐसे 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 इस प्रकार से डीएनए रहता है, ठीक है, सर्किल नुमा। तो एक सर्किल में 10 बेस पेयर आएगा और उस 10 बेस पेयर का लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम है, बात को समझेंगे। यानी कि एक सर्किल को जब खोलेंगे एक सर्किल को, तो उसके अंतर्गत 2 इस प्रकार का रिंग बनेगा, 2 जब हेलिकल फॉर्म में लाएंगे तो 2 बनेगा एक सर्किल में। तो यहां से लेकर के यहां तक में लगभग आ रहा है 34 एंगस्ट्रॉम। इस 34 एंगस्ट्रॉम में क्या हो जाएगा, 10 बेस पेयर हो जाएंगे, 10 बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, 10 बेस पेयर, 1 बेस पेयर, 2 बेस पेयर, 3 4 इसी तरह से 5, यानी यहां से यहां तक में कितने हो जाएंगे, 10 बेस पेयर, ठीक है। जब भी बेस पेयर लगेगा किसके साथ, शुगर के साथ, शुगर के साथ ही बेस पेयर, शुगर के साथ ही फॉस्फेट लगा हुआ है, तो ये तीनों मिला करके कर दिए न्यूक्लियोटाइड, और ये दोनों बेस पेयर है, इसका मतलब यही तीनों मिला करके कर दिए न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो बहुत सादे, बहुत एकदम न्यूक्लियोटाइड रहेगा, कितना भाई, तो एक सेल में, सिर्फ 1 सेल में, सिंगल सेल में, डिप्लॉइड सेल में, कोई भी हीमेल के सेल में कितने रहेंगे, 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। सोच सकते हैं कितना 9 बेस पेयर, कितना बेस पेयर रहेगा। तो अगर हमको बोलेगा एक सेल में डीएनए का लेंथ कितना है अगर निकाला जाए, तो आप देखिए कितना हो गया, 10 बेस 34 एंगस्ट्रॉम में 10 बेस पेयर है, ठीक है। तो अब दोनों के बीच का स्पेस, यानी कि इसके और इसके बीच का स्पेस कितना हो जाएगा, इस दोनों के बीच का स्पेस कुछ ना कुछ स्पेस होगा। तो हम जानते हैं एक में कितना हो गया, 10, यानी कि दोनों के बीच का स्पेस कितना हो जाएगा भाई, 34/10 कर देंगे, यानी निश्चित तौर पे 3.4 एंगस्ट्रॉम क्या हो जाएगा, बेस, दोनों के बीच का स्पेस, दोनों के बीच का स्पेस, 2 बेस पेयर के बीच का स्पेस कितना होगा, हम जान रहे हैं 10 है, एक रिंग में 10, तो निश्चित तौर पे उसके बीच का स्पेस कितना हो गया, 3.4 एंगस्ट्रॉम। 3.4 एंगस्ट्रॉम का है या 0.34 नैनोमीटर का है,
ठीक है, ये दोनों के बीच का स्पेस हो गया, दो बेस पेयर, सुनिएगा, दो बेस पेयर के बीच का स्पेस है ये, और ये है टोटल 10 बेस पेयर का लेंथ। तो इसको देखने के लिए हम इसे रब करना चाहेंगे, आप लिख लीजिए। हाँ, तो देखिएगा, हमने बताया ये डीएनए, इसी डीएनए को हमने बोले सर्किल के रूप में, तो एक सर्किल बना दिए, एक सर्किल में 10 बेस पेयर है, 10 बेस पेयर है, एक सर्किल में कितना 10 बेस पेयर। तो एक बेस पेयर को हमने ऐसे अरेंज कर दिया, 1 बेस पेयर, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 बेस पेयर। हम जानते हैं एक सर्किल में 36 डिग्री 360 डिग्री का एंगल बनेगा, तो इस दोनों के बीच का लेंथ स्पेस जो है सेम है, तो निश्चित तौर पे दो बेस पेयर के बीच कितना एंगल बनेगा, तो 36 डिग्री, इसके बीच भी 36, इसके बीच भी 36, यहाँ भी 36, यहाँ भी 36, यहाँ भी 36, ये भी 36, ये भी 36, ये भी 36, तो सब मिला के क्या हो 360 डिग्री, यानी दो बेस पेयर के बीच का जो एंगल बन रहा है वो 36 डिग्री बन रहा है, और इसके बीच का लेंथ कितना हो जाएगा भाई, तो टोटल का लेंथ कितना है 34 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम है, इसमें डिवाइड कर दिए 10 से, तो निश्चित तौर पे कितना हो जाएगा 0.34 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 0.34 क्या कर देंगे 3.4 सॉरी 3.4 एंगस्ट्रॉम 0.34 नैनोमीटर भी कर देंगे। ठीक है, ये अब हमको निकालना है लेंथ ऑफ द डीएनए। तो हम जानते हैं टोटल बेस पेयर कितना भाई, अगर एक बेस पेयर है और इसके बीच का लेंथ हमको पता है, दो बेस पेयर के बीच का लेंथ पता है, इसे टोटल बेस पेयर से मल्टीप्लाई कर दें तो लेंथ ऑफ द डीएनए निकल जाएगा। तो टोटल बेस पेयर कितना है 6.6 इंटू 10 पावर 9 इंटू 0.34 इंटू 10 पावर माइनस नैनोमीटर बराबर, नैनोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो -9 मीटर हो जाएगा। ठीक, ये और ये कट जाएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई आप करिएगा तो 2.24 मीटर आएगा, यानी लेंथ ऑफ द डीएनए जो आ जाएगा एक सेल में, एक डिप्लॉयड सेल में कितना हो जाएगा 2.24 मीटर, सोच सकते हैं, यानी 2.25 मीटर के करीब करीब लेंथ हो जाएगा डीएनए का। और हम जानते हैं कि सेल का साइज मात्र होता है 12 to 15 माइक्रोमीटर, सेल का साइज, एक सिंगल सेल का साइज 12 to 15 माइक्रोमीटर अगर मान के चल रहे हैं, ठीक है, एक सेल का साइज है, और उसके अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्रोमोजोम है, और क्रोमोजोम जो है यही बना हुआ है डीएनए का और हिस्टोन प्रोटीन का। तो सोच सकते हैं इसके अंदर हमको डीएनए भरना है, टोटल डीएनए का लेंथ यानी 46 क्रोमोजोम में, हम जान रहे हैं कि 46 क्रोमोजोम में टोटल 46 क्रोमोजोम मिला करके 6.6 इंटू 10 पावर 9 बेस पेयर है, टोटल 46, यानी निश्चित तौर पे 46 क्रोमोजोम में हमको 2.25 मीटर डीएनए को उसमें फिल करना है। तो यानी निश्चित तौर पे क्या होगा कि 46 क्रोमोजोम है, उसमें 2.25 मीटर फिल करना है, यानी 2.25/46 कर देंगे। ऐसे भी क्रोमोजोम जो होता है, हर क्रोमोजोम का लेंथ सेम नहीं होता, किसी में कुछ ज्यादा जाएगा, किसी में कुछ कम जाएगा लेंथ का। तो आप समझिएगा बात को कि 2.25 मीटर का डीएनए का लेंथ है, उसको 46 चीजों में रखना है हमको, यानी 46 क्रोमोजोम के अंदर रख देना है। तो उस क्रोमोजोम को जब रख रहे हैं उसके अंदर, तो निश्चित तौर पे 2.25/46 करेंगे। कब? जब सभी रखने का चीज का स्पेस सेम हो, लेकिन सभी का स्पेस सेम नहीं होता है, यानी क्रोमोजोम का जो साइज होता है अलग अलग होता है, वेरिएशन होता है थोड़ा सा, वो हम बताएंगे किसके पोजीशन पर। तो यानी कि निश्चित तौर पे हम जान रहे हैं कि 2.25, तो इसमें अगर मान लीजिए अप्रॉक्स भी मान लें कि किसी में 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर तो जरूर जाएगा, 2.25/46 करेंगे तो बाय दी भी हम मान के चलते हैं 20 सेंटीमीटर का क्रोमोजोम जरूर जाएगा, और 20 सेंटीमीटर का सेल होता ही नहीं। तब हम लोग क्या करते हैं, इसको पैकिंग करते हैं, यानी डीएनए को थोड़ा सा पैकिंग करते हैं, है ना। तो हम डीएनए में देखे थे कि क्या होता है, फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट सब जगह रहता है, फॉस्फेट निगेटिवली चार्ज होता है। तो दोनों फॉस्फेट क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज है तो हो सकता है रिपेल कर जाए डीएनए, टूट जाए स्ट्रक्चर। इसी कारण से यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन भी बाइंड करके रखते हैं कि भाई पॉजिटिव और निगेटिव क्या हो जाएगा, बाइंड रहेगा, तो डीएनए का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, टूटेगा नहीं। तो उसको बाइंड करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन यूज करते हैं, और इस हेलिकल्स बनाने के लिए भी हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन वो बनाते हैं, तब जाके क्रोमोजोम के अंदर इसमें फिक्स करते हैं। तो अब देखिएगा, इसी डीएनए के लेंथ को, स्पेसिफिक सेगमेंट को क्या कहते हैं, जीन करें, स्पेसिफिक जीन करें, जो कि क्या देगा, प्रोटीन बनाएगा, स्पेसिफिक प्रोटीन बनाएगा।
तो यही डीएनए जो हमने लिए हैं इसके स्पेसिफिक सेगमेंट को, बाय द वे ये बेस पेयर है, ये बेस पेयर है, ये बेस पेयर है, इतना, तो कुछ बेस पेयर को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर काउंट कर रहे हैं। जो बेस पेयर क्या देगा भाई, एक प्रोटीन बनाने में हेल्प होगा। तो किस प्रकार ये काम करेगा उसको हम लोग नेक्स्ट डायग्राम में देख रहे हैं, ठीक है, देखिएगा। तो देखिए, हम जानते हैं कि क्रोमोसोम जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के पोजीशन के आधार पे क्रोमोसोम 4 तरह के होते हैं। TASM से याद रखेंगे, तस्म। T फॉर टीलोसेंट्रिक, A फॉर एक्रोसेंट्रिक, S फॉर सब मेटासेंट्रिक, M फॉर मेटासेंट्रिक, ठीक है। तो सेंट्रोमियर के पोजीशन इसे कहते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है। बीच में अगर सेंट्रोमियर टिप ऑफ द क्रोमोसोम पर हो, T फॉर टिप, T फॉर टेलोसेंट्रिक, टिप ऑफ द क्रोमोसोम पे हो तो उसे कहेंगे टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ये कैसा होगा देख पा रहे हैं आप, आई के जैसा लगेगा, यानी आई शेप्ड होगा ये। एक्रोसेंट्रिक, अगर सेंट्रोमियर टिप ऑफ द क्रोमोसोम से थोड़ा नीचे चला जाए, इसीलिए हमने TASM से याद करेंगे कि सेंट्रोमियर एकदम टिप पे, टिप से थोड़ा नीचे, सेंट्रोमियर लाए जस्ट बिलो द टिप ऑफ द क्रोमोसोम, जस्ट बिलो हो जाएगा तो एक बड़ा एंड बन जाएगा, एक छोटा एंड बन जाएगा, एक छोटा एंड एक बड़ा एंड बन जाएगा क्रोमोसोम का। अगर इसको घुमा दे ऐसे करके तो कैसा लगेगा, जे शेप्ड का लगेगा, तो ये क्या होगा, जे शेप्ड स्ट्रक्चर दिखेगा इस क्रोमोसोम का। सब मेटासेंट्रिक क्या हो जाएगा कि सेंट्रोमियर लाई जस्ट एबव द मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम, है ना, मिडिल से क्या होगा, एबव, मिडिल से थोड़ा ऊपर, यानी मिडिल जो पोजीशन होगा यहाँ पे होगा उससे थोड़ा क्या होगा, ऊपर आ गया, यानी निश्चित तौर पे ये क्या होगा, एल शेप्ड का दिखेगा। सेंट्रोमियर यहाँ पर मेटासेंट्रिक में देखिए, सेंट्रोमियर लाई मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम, एम फॉर मेटासेंट्रिक, एम फॉर मिडिल, यानी मिडिल में ये सेंट्रोमियर रहेगा यहाँ पे। जब मिडिल में सेंट्रोमियर है तो इसको घुमा देंगे अगर तो कैसा बन जाएगा, वी शेप्ड का, यानी ये वी शेप्ड का हो जाएगा। तो ये 4 तरह का क्रोमोसोम होता है। तो आप देख पा रहे हैं सबसे बड़ा क्रोमोसोम यानी डीएनए तो सबसे ज्यादा इसमें जाएगा। हम देख पा रहे हैं कि टोटल 46 क्रोमोसोम में कुछ क्रोमोसोम ऐसे होंगे, कुछ क्रोमोसोम ऐसे होंगे, कुछ क्रोमोसोम ऐसे होंगे, कुछ क्रोमोसोम ऐसे होंगे, यानी 2.25 मीटर जो डीएनए का लेंथ है, 2.25 मीटर जो डीएनए का लेंथ है वो सभी इसी सब में जाएगा भाई। तो सबसे ज्यादा अगर जाएगा इसमें जाएगा, क्योंकि इसके दोनों में क्या बड़ा लेंथ हो गया, फिर इसमें जाएगा डीएनए, फिर इसमें जाएगा डीएनए, सबसे कम डीएनए इसमें जाएगा। तो ये सब में डीएनए, सबका डीएनए यानी 46 क्रोमोसोम हम ले लिए और सभी का डीएनए को निकाल लिए तो हमें 2.25 मीटर डीएनए का लेंथ मिलेगा एक सेल में। यानी कि हम लोग में कितना सेल है, ट्रिलियंस ऑफ सेल है। ट्रिलियंस ऑफ सेल का अगर निकाला जाए सब डीएनए तो पूरे धरती को 2-3 राउंड ये लपेट देगा कम से कम, इतना ज्यादा डीएनए एक आदमी में से, ठीक है। तो अगर हम लोग 2.25 मीटर है 46 में करेंगे तो भाई तब पर भी इसमें लगभग 10 सेंटीमीटर के लगभग जाएगा, 10 सेंटीमीटर के लगभग अप्रॉक्स मान लेते हैं। तो 10 सेंटीमीटर फिर भी तो सेल का साइज तो माइक्रोमीटर में, तो इसमें कैसे इंटर करें भाई। तो इसको इंटर करने के लिए क्या करते हैं, देखिएगा आप, एक थ्रेड होता है, तो थ्रेड को क्या करते हैं भाई, एक इस प्रकार से रॉल रहता है कार्टून का, उसमें लपेट के रखते हैं, रोल्ड अप करके रखते हैं। तो वो थ्रेड क्या ज्यादा से ज्यादा अट जाएगा, नहीं तो क्या होगा अगर ऐसे ऐसे करके रखेंगे भाई तो कुछ नहीं अट पाएगा। तो इसमें हम थ्रेड को लपेट के रखते हैं कि भाई बाइंडिंग कर दिए। तो इसी तरह का बाइंडिंग बनाने के लिए आता है हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो उसी में क्या करते हैं, डीएनए को लपेट करके रोल्ड अप करके रखते हैं, ठीक है। तो रोल्ड अप करके रहेगा तो बहुत ही कम स्पेस लेगा, छोटे स्पेस में हो जाएगा, और नहीं तो ज्यादा स्पेस लग जाएगा, ठीक। तो ये चीजें हैं। अब हमको देखना है भाई कि ये क्रोमोसोम के अंतर्गत तो डीएनए हमने देख लिए और इसी डीएनए का जो स्पेसिफिक सेगमेंट होगा, है ना, जिसके कारण ही जीन का फॉर्मेशन होगा। स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ द डीएनए इज कॉल्ड जीन, और वही जीन रेस्पॉन्सिबल होगा किसी भी कैरेक्टर को शो करने के लिए, चाहे टॉल हाइट होगा, चाहे डार्क हाइट होगा, तो टॉल होगा कि क्या होगा वो देखेंगे हम लोग किससे, तो इसी जीन के बेसिस पे। तो जीन को समझने के लिए हम इतना समझ रहे हैं, ये बहुत जरूरी है, इसको जानना जरूरी है, इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसको देख रहे हैं अभी तुरंत। हाँ, तो देखिए ये हमने एक सेल बनाया, सेल के अंतर्गत न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम है। बात को समझेंगे कि सेल है, सेल के अंतर्गत न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम कितना होगा, एक 46 क्रोमोसोम होगा अगर डिप्लॉइड से लेकर चल रहे हैं तो 46 है। हम एक दिखाएं, समझ लीजिए, एज्यूम कर लीजिए कि 46 है, ठीक है। अब क्या है, ये ही डीएनए का बना होगा
और हिस्टोन प्रोटीन रहेंगे। तो अब स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ द डीएनए, यानी इसमें कितना जाएगा, तो हो सकता है 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर डीएनए होगा। अब इसके स्पेसिफिक सेगमेंट, इसी स्पेसिफिक सेगमेंट को बाय द वे कह रहे हैं जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होंगे, बेस पेयर होंगे। यही क्या कहलाएगा, जीन कहलाएगा। यही जीन कहलाएगा जो हमने देखे हैं अभी न्यूक्लियोटाइड। यही क्या देगा, रेस्पॉन्सिबल होगा कैरेक्टर्स के लिए। तो ऐसा क्या होगा, दो जीन होगा, एक मेल से आएगा यानी फादर से आएगा, और एक ऐसा ही क्रोमोसोम सेम एकदम सेम शेप एंड साइज का, यानी टीलोसेंट्रिक है तो टीलोसेंट्रिक, ये है कैसा, मेटासेंट्रिक हम बना दिए, मिडिल में सेंट्रोमियर दिए तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है। तो ये दोनों मेटासेंट्रिक ही रहेगा, एक आएगा मदर से तो एक आएगा फादर से। ठीक है, ये बादी में मदर से आ गया, ये फादर से आया। तो यहां पर भी वही जीन रहेगा, सेम जीन रहेगा एकदम, तब होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे, कल बताए थे हमने, तभी क्या कहेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे। यहां पर अगर कैरेक्टर है टी के लिए तो यहां भी क्या होगा, हाइट के लिए ही कैरेक्टर होगा। टी मतलब हाइट, हाइट के लिए यहां कैरेक्टर देंगे, तो हाइट का ही जीन है दोनों में। ये हो सकता है दोनों कैपिटल टी हो या दोनों स्मॉल टी हो, या एक कैपिटल टी हो एक स्मॉल टी हो, ये अलग हो सकता है। ये चीज हमने देखी। अब देखिए क्या कर रहे हैं कि एक सेल से दो सेल बनाना अगर होगा तो निश्चित तौर पे हमको ऐसा ही रखना है। तो हम क्या करेंगे भाई, एक सेल से दो सेल बनाएंगे तो निश्चित तौर पे इस जो क्रोमोसोम है इसको बाहर निकाल रहे हैं। देखिए ये जो क्रोमोसोम है इसको पहले क्या कर देंगे कि डबल क्रोमेटिड बना देंगे, इसको कह दिए सिंगल क्रोमेटिड, इसे क्या कर दिए, सिंगल क्रोमेटिड। सिंगल क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम है, ठीक है, सिंगल क्रोमेटिड, एक ही क्रोमेटिड है। और ये दोनों को कह दिए आर्म ऑफ द क्रोमोसोम, आर्म ऑफ द क्रोमोसोम, बात को समझेंगे, आर्म ऑफ द क्रोमोसोम कह दिए। और एक कह दिए इस प्रकार से, ऐसे। तो ये हो गया डबल क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम, डबल क्रोमेटिड वाला क्या हो गया, क्रोमोसोम। ये सेल के एस फेज में, इंटरफेज का एस फेज जो होगा वहां पे ऐसा बनेगा, यानी डीएनए का सिंथेसिस करेंगे। तो जब एक है, एक ही रहता है, एक मदर से आया तो एक फादर से आया, अगर 46 सेल है यानी 46 क्रोमोसोम है और इससे हमको दो सेल बनाना है, इससे हमको क्या बनाना है, दो सेल बनाना है, तो निश्चित तौर पे इस सेल में भी 46 क्रोमोसोम होना चाहिए, इस सेल में भी 46 होना चाहिए, और सब में सिंगल क्रोमेटिड वाला होना चाहिए। दोनों में कैसा होना चाहिए, सिंगल क्रोमेटिड वाला, क्योंकि सिंगल है। एक मदर से आ जाएगा तो एक फादर से आ जाएगा, यानी 23 पेयर हो जाएगा। ठीक है, एक मदर से आ जाएगा एक फादर से आ जाएगा। ठीक, यहां भी सिंगल क्रोमेटिड है, यहां भी सिंगल क्रोमेटिड, यहां भी सिंगल। तो भाई कैसे होगा ऐसा चीज, ऐसा कैसे हो गया। तो निश्चित तौर पे हम पहले क्या किए, इस सिंगल क्रोमेटिड वाले को डबल क्रोमेटिड कर दिए, सभी को टोटल 46 को डबल क्रोमेटिड कर दिए, ऐसा बना दिए, और डबल क्रोमेटिड करके डिवाइड कर दिए। तो डिवाइड कर दिए तो निश्चित तौर पे सब में सिंगल क्रोमेटिड वाला 46 आ जाएगा। तो डबल क्रोमेटिड हमने बना दिए। तो डबल क्रोमेटिड कैसे बनेंगे, तो यही कहलाएगा एस फेज में होगा क्या, डीएनए सिंथेसिस। डीएनए सिंथेसिस होता है ना, ये पढ़ेंगे हम लोग माइटोसिस में, डीएनए सिंथेसिस या रेप्लिकेशन। ठीक है, इसी रेप्लिकेशन क्या है, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम यहां पर थोड़ा सा जो उसका आउटलाइन है उसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए हमने डीएनए में अभी बताए हैं आपको 5 प्राइमर एंड होता है और 3 प्राइमर एंड होता है, सिंपल सा दे रहा है। और एक डीएनए का एंड ऐसा ले लिए, यहाँ 3 प्राइमर एंड, ये 5 प्राइमर एंड, यहाँ पर एडेनिन कर दिए, यहाँ पर बाय द वे ग्वानिन कर दिए, यहाँ साइटोसिन, जो मन करे अभी ले सकते हैं आप। डबल हाइड्रोजन बॉन्ड टी के द्वारा जुड़ा रहेगा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड सी के द्वारा जुड़ा रहेगा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड जी के द्वारा जुड़ा रहेगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड ए के द्वारा जुड़ा रहेगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड टी के द्वारा। ए जब भी जुड़ेगा टी के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, जी जब भी जुड़ेगा सी के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, या उल्टा सी डी के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन, टी ए के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। ये देखिए अब क्या करते हैं, डीएनए का रिप्लिकेशन, यानी ये सिंगल क्रोमेटिड ऐसा वाला में होगा, ऐसा वाला में डीएनए का जो ये इसके अंदर जो डीएनए है ये इस रेस्पेक्ट में है। इसको जब डीएनए को हमने खोले तो ऐसा दिखा। तो निश्चित तौर पे इस सिंगल क्रोमेटिड से ही डबल क्रोमेटिड बना है, सिंगल क्रोमेटिड से ही क्या बना है, डबल क्रोमेटिड बना है। कैसे बनेगा डबल क्रोमेटिड, तो ये देखिएगा यहां पर क्या होगा, सबसे पहले ये हाइड्रोजन बॉन्ड हटेगा,
सबसे पहले क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। सबके लिए एंजाइम्स आता है, ब्रेक करता है, ठीक है। अब क्या है कि हम दूसरा मार्कर का यूज करेंगे। यहां पर देखिए इस प्रकार से बन रहा है, तो यहां पर ये जो टी है इसके साथ ए लग जाएगा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, जी लग जाएगा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, सी लग जाएगा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, टी लग जाएगा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ए लग जाएगा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर टी लग जाएगा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ सी लग जाएगा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड जी लग जाएगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड ए लग जाएगा और डबल हाइड्रोजन बॉन्ड टी लग जाएगा। ये हो गया, यानी निश्चित तौर पे ये हो गया ओल्ड स्ट्रैंड या पेरेंटल स्ट्रैंड भी कहते हैं, ये भी ओल्ड स्ट्रैंड हो गया या पेरेंटल स्ट्रैंड भी कहते हैं, और ये दोनों क्या हो गया, न्यू स्ट्रैंड हो गया, ठीक है, न्यू स्ट्रैंड हो गया। तो निश्चित तौर पे ये देखिए एक डीएनए ये बन गया, एक डीएनए ये बन गया, इसी को कर दिए डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन इज द सेमी कंजर्वेटिव। क्यों सेमी कंजर्वेटिव है, क्योंकि इसमें आधा जो इंड है ओल्ड स्ट्रैंड है, आधा नया है और आधा ओल्ड है, इसीलिए सेमी कंजर्वेटिव कहेंगे। तो अब देखिए सिंगल क्रोमेटिड से लेकर के डबल क्रोमेटिड हम बना दिए कि नहीं, एक डीएनए ये बन गया, एक डीएनए ये बन गया, तो निश्चित तौर पे एक डीएनए ये है जो नया वाला आया भाई में, और काला वाला जो ये वाला ले रहे हैं, एक में नया इस प्रकार से है, बन गया है ना। इसमें भी एक क्या है ब्लैक वाला भाई में ले लिए और एक रेड वाला ले लिए, ठीक है। इसमें भी एक ब्लैक वाला लिए हैं, तो इसके साथ भी एक देखिएगा यहाँ, हाँ रेड वाला आ गया, ठीक है। तो ये चीज देख लीजिए। तो यानी कि ये डीएनए यानी सिंगल क्रोमेटिड से डबल क्रोमेटिड कैसे बना भाई, डीएनए रेप्लिकेशन के द्वारा, इसी को कह रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन, शॉर्ट फॉर्म में हमने देखे। अल्टीमेट एम जो है हम लोगों का यही है, डीएनए रेप्लिकेशन को ऐसे ही करेंगे। सिर्फ क्या होगा भाई, यहाँ एंजाइम्स बहुत सारे आते जाएंगे, ये होते जाएगा, ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, सारा बताया जाता है 12th क्लास में, ठीक है। तो ये देखे भाई सिंगल क्रोमेटिड कैसे कन्वर्ट हुआ डबल क्रोमेटिड में। तो यहां पर क्या करते हैं, सिंगल क्रोमेटिड से डबल क्रोमेटिड पहले बना देते हैं, और डबल क्रोमेटिड को क्या कर दिए, आधा कर दिए, डिवाइड कर दिए, है ना। डिवाइड करने के बाद दोनों में सिंगल क्रोमेटिड वाला आ गया, 46 आ गया दोनों में, 46 लेके चले थे, बीच में कहीं पर डबल क्रोमेटिड कर दिए और आधा कर दिए, काम खत्म। तो ये डीएनए रेप्लिकेशन के द्वारा हुआ। ये डीएनए रेप्लिकेशन होगा कहाँ, तो ये डीएनए रेप्लिकेशन होगा न्यूक्लियस के अंदर, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म में। डीएनए रेप्लिकेशन जब भी होगा तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में होगा। अब डीएनए से हमको बनाना है आरएनए, बात को समझेंगे। डीएनए से बनाना है आरएनए, ये डीएनए लिए, ये क्रोमोसोम लिए, फिर से क्रोमोसोम ले लेते हैं, ये क्रोमोसोम ले लिए, यानी कि इसमें डीएनए, ये डीएनए कर दिए, ये फिर से डीएनए हमने बना दिए, 5 प्राइमर एंड 3 प्राइमर एंड, 3 प्राइमर एंड 5 प्राइमर एंड कहते हैं। यहाँ पर ए लिख दिए, एक टी लिख दिए, यहाँ बाय द वे जी लिख दिए, यहाँ सी लिख दिए, यहाँ ए लिख दिए। यहाँ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड टी के द्वारा जुड़ा हुआ है, यहाँ ए डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड सी, यहाँ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड जी, यहाँ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड टी, ठीक। अब ये डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनाएंगे। डीएनए से क्या बनाएंगे, आरएनए बनाएंगे। तो डीएनए से आरएनए कैसे बनाएंगे, तो फिर इस डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते हैं, इस डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करते हैं, तोड़ते हैं, और इसके किसी एक स्ट्रैंड से, कौन स्ट्रैंड में, तो एक स्ट्रैंड इसका टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाता है ना, और एक स्ट्रैंड नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड कहलाता है, ठीक है। तो एक स्ट्रैंड को लेके चल रहे, 5 प्राइमर से 3 प्राइमर नहीं होगा, इधर पे ये वाला हम बाय द वे लेके चल रहे हैं, ठीक है, इधर से। अब इससे आरएनए बनाएंगे, सुनिएगा बात को समझेंगे। आरएनए बनाएंगे, आरएनए में थाइमिन के जगह पर यूरासिल का यूज करेंगे, बाद बाकी सेम हो जाएगा, थाइमिन के जगह पर यूरासिल, यानी कि यहां थाइमिन है तो यहां पर एडेनिन आएगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड लग जाएगा, ठीक है। यहां पर जो है टी है तो यहां थाइमिन आना चाहिए, थाइमिन के जगह पर क्या लेना है, यूरासिल, यानी यूरासिल आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, फिलहाल के लिए देख रहे हैं, और यहां पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अभी हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पर नहीं बना रहे, हाइड्रोजन बॉन्ड हटा दीजिए। अब यही बन गया आरएनए, देख रहे हैं, ये बन गया क्या, आरएनए। तो ये आरएनए ही क्या होगा, निकल जाएगा सेल से, ये आरएनए निकल गया। इसमें क्या आ गया, तो ए आ गया, यू आ गया, जी आ गया, सी आ गया और ए आ गया, ठीक है। ये आरएनए क्या हो गया, निकल गया। तो ये सेल के अंदर है।
अब पहले लिख लीजिए, फिर हम मिटाते हैं पहले। हाँ, तो देखिएगा ये डीएनए, ये हमने सेल लिए, ये न्यूक्लियस लिए, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, यानी क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम के अंदर डीएनए है। इसी डीएनए से डीएनए बना था जिसे रेप्लिकेशन कर रहे थे। अब क्या हो गया, इसी डीएनए से, इस डीएनए को हमने खोल दिया बाय द वे यहाँ, इस डीएनए से हमको आरएनए बनाना है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड हटाएंगे पहले। और यहाँ पर हमने अभी बताया है कि यहाँ पर क्या होगा भाई, कि कोई एक स्ट्रैंड, कौन सा, तो वो टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाता है। ठीक है, अभी देखिएगा कि यहाँ पर क्या कर दिए भाई, ए कर दिए। ठीक है, और यहाँ पर इसके साथ टी लगना चाहिए तो यू लगेगा, इसके साथ क्या लगना चाहिए भाई, सी लगना चाहिए तो जी लगेगा, इसके साथ सी, इसके साथ ए, ठीक है, इसके साथ जी लेंगे। ठीक, ये चीजें क्या हो जाएगा, आरएनए हो जाएगा, बन गया आरएनए। ये आरएनए बाहर आ जाएगा, क्या इस पर लिखा जाएगा, ए यू जी सी ए जी, 5 प्राइमरीन 3 प्राइमरीन बाय द वे लेकर चलता है। ठीक है, तो ये हमने निकाल दिए यहाँ से, और ये बाहर इस डीएनए से बाहर निकल जाएगा, यानी डीएनए सिर्फ फ्रेम का जैसा काम करेगा और इससे आरएनए बन जाएगा। ठीक है, ये आरएनए बन करके फिर ये डीएनए क्या हो जाएगा, दोनों सट जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ये दोनों फिर से आपस में अटैच हो जाते हैं, और यहां से इसका रिजल्टेंट प्रोडक्ट यहां पर आ गया, कहां पे, न्यूक्लियस में ही। यानी दो काम न्यूक्लियस में हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि आरएनए का बनना। अब ये आरएनए ही ये न्यूक्लियर पोर से बाहर आ जाता है, इसी न्यूक्लियर पोर से क्या होता है, बाहर आ जाता है, यानी कि साइटोप्लाज्म में आ जाता है। और यहाँ पर है ए, और यहाँ पर है यू, यहाँ पे है जी, यहाँ पे है सी, यहाँ पे है ए, और यहाँ पे है जी। ये बाय द वे 3 प्राइमरीन है, जो भी है अपना लिख दिए। ठीक है, ये कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर यू, यू याद रखेंगे भाई, यू है ये, टी नहीं, टी के जगह पर यू रहेगा। तो ये हो गया आरएनए। अब यहाँ आरएनए आया, अब ये क्या बनाएगा, क्या, प्रोटीन बनाएगा। यही अब क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। तो प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए राइबोसोम। अब यही राइबोसोम जो होता है, हम जानते हैं इस प्रकार का राइबोसोम है। ठीक है, 70 एक होता है स्मॉलर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम, एक होता है लार्जर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम। इसी पर बैठता कौन है, तो आरएनए, यही आरएनए। और ये जो कहलाता है 3 कोड का, 3 न्यूक्लियोटाइड का जो ग्रुप बना, तो इसको कहते हैं कोडोन, इसी को कहते हैं कोडोन। हर 3 न्यूक्लियोटाइड का जो होता है वो लेकर के आता है प्रोटीन को, वो क्या लेकर, सॉरी, एमिनो एसिड को, हर 3। ये सब बड़ा चीज है। ठीक है, इतना इतना याद रखिए अभी फिलहाल के लिए कि 3 जो न्यूक्लियोटाइड है, ये 3 न्यूक्लियोटाइड एक एमिनो एसिड को लेके आता है, पार्टिकुलर एमिनो एसिड को, हर अलग अलग एमिनो एसिड को लेके आएगा। तो ये एक एमिनो एसिड को लेके आया, यहाँ पर जोड़ दिए, फिर दूसरा वाला एक एमिनो एसिड को लाया, फिर तीसरा वाला एमिनो एसिड को, ऐसे एमिनो एसिड आते जाता है और सब जुड़ते जाता है, क्योंकि देख रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा लंबा चेन होगा आरएनए का। तो आरएनए कैसे बना है, डीएनए से। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए ही बनाया आरएनए को। और 3 कोड, 3 जो न्यूक्लियोटाइड है, ये तीनों मिलकर के एक कोडोन बनाता है, और एक एमिनो एसिड लेकर के, एक कोडोन एक एमिनो एसिड लेकर के आता है, पार्टिकुलर एमिनो एसिड। 20 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एमिनो एसिड है, उसमें से कोई एक लेकर के आया, ये फिर अलग लेके आया, फिर ये अलग, फिर अलग, ऐसे ऐसे लेकर के आते गया, और ऐसे एमिनो एसिड सब क्या हो गया, अरेंज होते चला गया। और सभी एमिनो एसिड जो अरेंज हो गए, यही क्या हो गया, बाहर इससे निकल गया, किससे, राइबोसोम से। तो राइबोसोम से बाहर आ गए। तो राइबोसोम को कहते हैं कि ना प्रोटीन सिंथेसिस का मशीनरी है। तो भैया कैसे है, तो इसी प्रकार से एमिनो एसिड को अटैच करने का काम कर रहा है राइबोसोम ही। लेकिन कब, जब तक आरएनए नहीं आएगा तब तक राइबोसोम भी कोई काम का नहीं है। यानी एमआरएनए का आना बहुत जरूरी है, जब तक एमआरएनए नहीं आएगा तब तक राइबोसोम भी कोई काम का नहीं होगा। तो यही प्रोटीन बन गया। अब ये प्रोटीन बाय द वे इंसुलिन है। तो इंसुलिन कैसे बना होगा, यानी कि जीन आया होगा कोई, वही जीन का क्या हो गया होगा, ट्रांसक्रिप्शन, जो बनाया होगा आरएनए। और इसी जीन, यही जीन बाहर निकला होगा, यानी यही आरएनए बाहर निकला है। और यही जब आरएनए बाहर निकला है तो यही बैठ गया राइबोसोम के साथ, और डिफरेंट डिफरेंट एमिनो एसिड जुड़ते चले गए, प्रोटीन बन गया। ये जो प्रोटीन बन गया, जैसे पेप्सिन बनाना है, ट्रिप्सिन बनाना है, सारा प्रोटीन हम लोग ऐसे बना सकते हैं।
तो किस प्रकार से प्रोटीन बना देखें। प्रोटीन का फॉर्मेशन जब भी होगा सेल के साइटोप्लाज्म में, डीएनए का सिंथेसिस न्यूक्लियस में, आरएनए का सिंथेसिस न्यूक्लियस में, प्रोटीन का सिंथेसिस सेल के साइटोप्लाज्म में। क्यों? क्योंकि भाई यहीं पे एमिनो एसिड रहता है, एमिनो एसिड सब साइटोप्लाज्म में ही रहता है। क्योंकि खाना खाए हैं आपने, तो खाना खाए हैं तो एब्जॉर्प्शन हुआ है, एब्जॉर्प्शन होकर गया कहाँ, तो इसी साइटोप्लाज्म में। अब डिफरेंट तरह का खाना खाया आपने, डिफरेंट तरह का उसमें एमिनो एसिड होगा, तो उस डिफरेंट तरह के एमिनो एसिड को जोड़ना है और एक प्रोटीन बनाना है जो हम लोग का यूजफुल होगा प्रोटीन। जैसे ट्रिप्सिन प्रोटीन है, एंजाइम है, ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर। सिर्फ एक एंजाइम छोड़कर के राइबोजाइम, राइबोजाइम इज द क्या है, आरएनएज है, वो आरएनए है एक तरह का। तो ये जो जितने भी प्रोटीन है ये सब कैसे बना है, तो इसी डीएनए यानी जीन से ही बना है। अब हमको बनाना है बाय द वे ग्रोथ हार्मोन, है ना। जब ग्रोथ हार्मोन बनेगा तो लड़का बच्चे क्या होगा, डेवलप करेंगे ज्यादा। तो ग्रोथ हार्मोन बनाया तो इसका जीन ये है, इसके जीन से बना क्या, आरएनए, आरएनए बाहर निकल गया, प्रोटीन बना दिया। कैसा प्रोटीन, ग्रोथ हार्मोन का प्रोटीन। तो ग्रोथ हार्मोन का प्रोटीन बनेगा तो बच्चे क्या हो जाएंगे, लंबा हो जाएंगे। अगर ग्रोथ हार्मोन का प्रोटीन नहीं बना तो नहीं होगा। कैसे नहीं बनेगा भाई, तो बाय द वे यहाँ पर स्मॉल टी हो, स्मॉल टी यानी रिसेसिव, यानी जीन के एक्टिविटी को ये रोक दिया है, तो उससे क्या होगा भैया, वो प्रोटीन ही नहीं बनेगा ग्रोथ हार्मोन का, या बनेगा तो बहुत ही नेग्लिजिबल क्वांटिटी में बनेगा, जिसके कारण बच्चे का ग्रोथ नहीं हो पाता है। ठीक है, तो स्मॉल टी के कारण, यानी दोनों अगर स्मॉल टी है, दोनों क्रोमोसोम यानी मेल से भी स्मॉल टी आया, फादर से भी स्मॉल टी आया, मदर से भी स्मॉल टी आया, तब क्या हो जाएगा, तब ग्रोथ हार्मोन बनेगा ही नहीं, क्योंकि भैया उसका जीन ही नहीं है, समझिए एक तरह से। तो वो ग्रोथ हार्मोन नहीं बनेगा तो बच्चे डार्क हो जाएंगे, बहुत ही नेग्लिजिबल लेवल में ग्रोथ हार्मोन बनेगा। और जब यहाँ एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है तो ग्रोथ हार्मोन बनेगा, अगर दोनों कैपिटल टी है तो ग्रोथ हार्मोन बनेगा, दोनों डोमिनेंट फॉर्म में ग्रोथ हार्मोन बनेगा तो बच्चे क्या हो जाएंगे, ग्रोथ कर जाएंगे। तो इसी प्रकार से जीन पर रेस्पॉन्सिबल है सारा चीजें, कि भाई जीन कहाँ, तो जीन क्या है भाई, तो डीएनए का बना हुआ है, इसी डीएनए से क्या बना है, आरएनए बना है। आरएनए ही बाहर निकला और क्या हो गया, राइबोसोम पे बैठ गया और ये अरेंज कर दिया सिर्फ एमिनो एसिड को, प्रोटीन बना दिया। डेट्स ऑल, यहाँ तक हमने कंप्लीट किया।